आज की कक्षा में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं नीति निर्देशक तत्वों की भाग 4। मूल अधिकारों पर हमने बात की है काफी विस्तार से, और लगभग उसमें अब तक जो नई बातें आई हैं उससे संबंधित उस पर भी हमने चर्चा कर रखी है। इसके अलावा हमने बात की है भूमि सुधार संबंधी प्रावधानों की और संपत्ति के अधिकार की। भाग 4 जो संविधान का है वो है अनुच्छेद 36 से 51, और इसका शीर्षक है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस शीर्षक को समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है, और उससे हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलेगी और पूरे भाग को समझना बहुत आसान होगा। जैसे इसको पढ़ा जाए कि राज्य की नीति है, यह राज्य की नीति, निदेशक और तत्व, 3 भाग हैं इसके। डायरेक्टिव्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं और स्टेट की पॉलिसी है। तो इसका मतलब हो गया नीति निर्माण जो राज्य करता है, कैसे करेगा नीति निर्माण, उसका निर्देश है। निर्माण के लिए, और तत्व का मतलब यहां आ रहा है प्रिंसिपल्स का मतलब है सिद्धांत। अर्थ हो गया कि ये जो निर्देश हैं भाग 4 में वो कुछ सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनका उद्देश्य है कि वो राज्य को दिशा निर्देश दें ताकि वो नीति निर्माण कर सके। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। एक वाक्य तो यही लिखिए पहले कि भाग 4 में राज्य को नीतियां बनाने के लिए, राज्य को नीतियां बनाने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, कुछ निर्देश दिए गए हैं जो सिद्धांतों पर आधारित है, जो सिद्धांतों पर आधारित है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब अगर हम अनुच्छेद पर गौर करें, यहां लिखा है अनुच्छेद 36 में परिभाषा है किसकी? इस भाग में, मतलब भाग 4 में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, जब तक कि हम संदर्भ बदल नहीं देते, जिस संदर्भ में परिभाषा दी गई है, अगर उस संदर्भ को बदल नहीं दें तब क्या होगा कि राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। भाग 3 में राज्य का क्या अर्थ है? अनुच्छेद 12 में हमने पढ़ा है इसको कि भाग 3 के अनुच्छेद 12 में राज्य के अर्थ में क्या क्या शामिल है? संसद है, राज्य की विधायिका है, केंद्र सरकार है, राज्य की सरकार है, स्थानीय प्राधिकारी है, और भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन या भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर अन्य प्राधिकारी है। इतने अवयव हैं राज्य की परिभाषा में अनुच्छेद 12 में, जिनका उद्देश्य हमने यह पढ़ा है कि जिनका उद्देश्य, ऐसे अवयवों की पहचान करने का उद्देश्य यह था कि उनके ही विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार, या ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो राज्य के इन्हीं अवयवों के विरुद्ध वह दावा करेगा न्यायालय में जाकर।
तो भाग 4 भी यह कह रहा है कि अगर हम संदर्भ को बदल नहीं दें, मतलब अगर हम राज्य को राजनीति के संदर्भ में परिभाषित नहीं करें और जिस संदर्भ में परिभाषा दी गई है वह शासन का संदर्भ है, तो अगर हम शासन के संदर्भ में ही राज्य को परिभाषित करें और संदर्भ बदले नहीं, तो राज्य का अर्थ वही होगा जो भाग 3 में है। अर्थात यहां भी राज्य के अर्थ में संसद, भारत सरकार, राज्य का विधानमंडल, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी शामिल होंगे। इससे यह भी पता चल रहा है कि अनुच्छेद 36 में जो राज्य की परिभाषा है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जिस राज्य के विरुद्ध हमने नागरिकों और व्यक्तियों को मूल अधिकार दिए हैं, ये जो निर्देश हैं ये उसी राज्य के लिए निर्धारित हैं और ये उसी राज्य का कर्तव्य है कि वो अधिकारों की रक्षा करे। तो अनुच्छेद 36 की व्याख्या हम इस रूप में कर सकते हैं बहुत आसानी से। लिखिए, इसमें एक छोटी सी हेडिंग बनाइए कि भाग 4 में राज्य। देखिए, संविधान के भाग 3 के की भांति, संविधान के भाग 3 की भांति भाग 4 में भी भाग 3 की भांति भाग 4 में भी राज्य को शासन के संदर्भ में परिभाषित किया गया है, न कि शासन के संदर्भ में परिभाषित किया गया है, न कि राजनीति के संदर्भ में। न कि राजनीति के संदर्भ में। अनुच्छेद 36 में राज्य का अर्थ वही है, अनुच्छेद 36 में राज्य का अर्थ वही है जो भाग 3 में है। अर्थात भाग 4 में राज्य, भाग 4 में भी राज्य के अर्थ में, भाग 4 में भी राज्य के अर्थ में संसद, राज्य विधानमंडल, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। भाग 4 में राज्य को जिस रूप में परिभाषित किया गया है, भाग 4 में राज्य को जिस रूप में परिभाषित किया गया है उससे भारत में व्यक्तियों के मूल अधिकारों, भारत में व्यक्तियों, नागरिकों, जो कह लें व्यक्तियों, नागरिकों के मूल अधिकारों और राज्य के निदेशक तत्वों अर्थात कर्तव्यों, राज्य के निदेशक तत्वों अर्थात कर्तव्यों के बीच संबंध स्थापित किया गया है। संबंध स्थापित किया गया है। दूसरे शब्दों में भाग 4 में दिए गए कर्तव्य, भाग 4 में दिए गए कर्तव्य राज्य की उन्हीं एजेंसियों या उन्हीं अवयवों, राज्य की उन्हीं एजेंसियों के लिए रखे गए हैं
राज्य की उन्हीं एजेंसियों के लिए रखे गए हैं जिनके विरुद्ध भाग 3 में व्यक्तियों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनके विरुद्ध भाग 3 में व्यक्तियों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। राइट, ये राज्य का अर्थ है भाग 4 में। तो भाग 3 और भाग 4 में राज्य को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहां वह हो गई कि अधिकार और कर्तव्य आपस में जुड़ गए। नागरिकों के अधिकार या व्यक्तियों के अधिकार और राज्य के कर्तव्य दोनों आपस में जुड़ गए हैं। और इसका आधार यह है कि हमने यही वाक्य लिखा है कि जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का अर्थ वही होगा जो भाग 3 में। ये सारी एजेंसियां वही हैं जो भाग 3 के, और इन्हीं के विरुद्ध हमने अधिकार दे रखे हैं और इन्हीं के लिए ये कर्तव्य निर्धारित है। ये तो हो गया राज्य की परिभाषा। अब इस पूरे भाग में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है समझने के लिए वो अनुच्छेद 37 है। वो कैसे? लिखा है कि इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। They are not enforceable in a court of law. अब आगे है, बहुत अच्छा शब्द है यह, किंतु फिर भी, अंग्रेजी में लिखा गया है बट, इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। बहुत बारीक भाषा है और यहां से एक प्रश्न कमीशन ने पूछा है मुख्य परीक्षा में कि राज्य पर बाध्यकारी न्यायालय में विचार के अयोग्य तत्वों पर चर्चा कीजिए। राज्य पर बाध्यकारी न्यायालय में विचार के अयोग्य तत्वों पर, निदेशक तत्वों पर चर्चा कीजिए। जो प्रश्न की भाषा है वो परस्पर विरोधी लग रही है। कैसे? कि यदि कोई प्रावधान राज्य पर बाध्यकारी है तो वह बाध्यता तो न्यायालय ही लाएगा ना। अगर राज्य ने वह कार्य नहीं किया तो हम न्यायालय में जाएंगे तो न्यायालय उसको बाध्य बनाएगा। तो जैसे हमने कहा कि कोई प्रावधान राज्य पर बाध्यकारी है तो वह न्यायालय में विचार के योग्य होना ही चाहिए। लेकिन भाषा क्या कह रही है कि राज्य पर बाध्यकारी तो है, न्यायालय में विचार के योग्य नहीं है। अगर वो न्यायालय में विचार के योग्य नहीं है तो बाध्यकारी नहीं होगा, और अगर बाध्यकारी है तो न्यायालय में विचार के योग्य नहीं, अयोग्य नहीं होगा। ये जो परस्पर विरोधी, विरोधाभासी एक वाक्य दिख रहा है, ये इसी अनुच्छेद से निकाला गया प्रश्न है, उसी को समझना है। जैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर लिखवाता हूं इसको। ये लिखा है कि राज्य किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, ये तो बात बिल्कुल साफ। किंतु फिर भी, ये पेन है किंतु फिर भी इससे लिख नहीं पाएंगे। इसके पेन होने के बावजूद हम इसका यूज नहीं कर सकते। यही अर्थ हुआ ना कि यह विचार के योग्य नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये शासन में मूलभूत हैं। मूलभूत का अर्थ जिस पर शासन का ढांचा टिका हुआ है, फंडामेंटल। अगर राज्य ने इन कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो शासन का ढांचा टूटकर गिर जाएगा। और शासन कैसा है? लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी अगर राज्य ने इन कर्तव्यों का पालन नहीं किया। इसलिए राज्य को इन कर्तव्यों का पालन करना ही होगा, भले वो न्यायालय में विचार के योग्य नहीं है। तो किंतु फिर भी जो 3 शब्द हैं, ये जोड़ देने से ये राज्य पर स्वतः बाध्यकारी हो जाते हैं, और साथ साथ ये न्यायालय में विचार के योग्य भी नहीं है। दोनों बातें कह दी गई हैं इसी अनुच्छेद में। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये कर्तव्य हैं, तो कर्तव्य मूलतः नैतिकता पर आधारित होते हैं,
ये हम जानते हैं, मोरली बाउंड। कर्तव्य हमारे अंदर से आने चाहिए, हमारा दायित्व है, हमें, हमारी देनदारी है, हमें ऐसा करना चाहिए, हमारी नैतिकता पर। तो कर्तव्य राज्य के अगर कर्तव्य हैं तो राज्य की नैतिकता पर आधारित होंगे, इसलिए वो न्यायालय में विचार के योग्य नहीं है। लेकिन अगर ये शासन में मूलभूत हैं और लोकतांत्रिक शासन इन्हीं कर्तव्यों पर टिका है, तो लोकतांत्रिक शासन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? व्यक्तियों के अधिकार। तो अगर राज्य ने इन कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो किसी न किसी अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा, और राज्य को या किसी भी को भी भारत में यह अधिकार नहीं है कि वह अधिकारों का उल्लंघन करे। और ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि 36 और 12 में जो राज्य की परिभाषा है वो एक ही है। तो हमने लिखा है अभी कि जिस राज्य की एजेंसियों के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं, ये उसी राज्य की एजेंसियों के कर्तव्य हैं। अगर उन एजेंसियों ने इन कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो अधिकारों का उल्लंघन हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो यह हमने लिखी है कि अनुच्छेद 36 और 12 में जो राज्य की परिभाषा है वह यह बता रही है कि अधिकार, नागरिकों के अधिकार और राज्य के कर्तव्य आपस में जुड़ते हैं, उनका परस्पर संबंध है। और दूसरी बात यह कही जा रही है कि चूंकि ये नैतिकता पर आधारित कर्तव्य हैं इसलिए, और सिद्धांत है, इसलिए इनको न्यायालय में विचार के योग्य नहीं रखा गया है। लेकिन अगर राज्य ने इनका पालन नहीं किया तो चूंकि अधिकारों का उल्लंघन हो जाएगा, और अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता कोई भी, इसलिए राज्य पर ये स्वतः बाध्यकारी है।